दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी हम आज बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके कारण यानी उसके कॉजेस बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके किस तरह से उसका इवेंट्स हुए, मतलब किस तरह से घटनाएं घटित हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और उसके फिर परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, किस तरह की ट्रीटीज हुई, उसके बाद किस तरह की संधियां हुई, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें इसलिए नहीं हम बात करेंगे क्योंकि कॉजेस को ही बहुत डीपली डिटेल में पढ़ाना है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक साथ करवाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज हम इसमें सिर्फ कारण के बारे में बात करेंगे और बाकी जो है वो अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो आप वो भी देख सकते हो, उनका लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात हम करेंगे। तो उससे पहले हम यूरोप में, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो यूरोपियन देशों में हुआ था, ठीक है, मेनली यूरोपियन देशों में हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ यूरोप में कि जो यूरोप के देश थे वो आपस में ही इतने बड़े युद्ध में जो है वो शामिल हो गए, उन कारण की बात हम जो है करेंगे। हम थोड़ा पीछे से बात करेंगे, मीन्स टू से हम थोड़ा और बैकग्राउंड में जाएंगे कि हुआ क्या था यूरोप में ऐसा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, आप मेरे पहले दोनों वीडियो देखोगे जिसमें मैंने फ्रांसीसी और अमेरिकन क्रांति करवाया हुआ है, तो हम उसमें बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं यूरोप की। तो हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांस को लेके चलेंगे कि फ्रांस से कैसे जो है एक प्रकार से शुरुआत होती है। अब फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में होती है, ठीक है। फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है वो शासन मैंने उसमें डिटेल में पढ़वाया है, बहुत हाथों में जाता है, लास्ट में डायरेक्टरी के हाथ में फ्रांस का शासन जाता है। उसके बाद जो है वो नेपोलियन आ जाता है, ठीक है। नेपोलियन 1799 से जो है वो 1815 तक जो है फ्रांस पे जो है वो अपना राज स्थापित करके रखता है और लगभग आधे से ज्यादा फ्रांस पे अपना अधिकार जमा लेता है। उसकी जो विस्तारवादी नीति थी उससे वो मोस्ट ऑफ जो यूरोप होता है उस पर अपना जो है वो अधिकार जमा लेता है। इसके बाद इस चीज से परेशान होकर इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया जैसे देशों को डर लगता है कि जिस तरह से नेपोलियन बढ़ रहा है यूरोप पे, जिस तरह से अपना कब्जा जमाता जा रहा है, एक दिन ऐसा ना आए कि सारा यूरोप नेपोलियन जो है वो अपने अधिकार में कर ले। तो ये मिलकर जो है वो 1815 में 18 जून को जो है वो नेपोलियन के खिलाफ युद्ध शुरू कर देते हैं। 4 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, जिसे वाटरलू का युद्ध जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये मैं एकदम थोड़ा पीछे से करवा रही हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों मैं ये बता रही हूँ। हमें पूरी परिस्थितियां समझनी होंगी कि यूरोप के देश आपस में क्यों लड़े, इतने बड़े युद्ध में क्यों शामिल हुए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर ये नेपोलियन को हरा देते हैं 1815 में, क्योंकि नेपोलियन ने, मैंने आपको बताया कि यूरोप के आधे से ज्यादा भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो मिलकर ये उसको हरा देते हैं और उसके बाद फ्रांस के जो भी हिस्से नेपोलियन ने जीते थे सबको आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, ये चारों देश। और जो मूल फ्रांस था उसको छोड़कर जितने भी मूल फ्रांस को छोड़कर जितने भी एरियाज नेपोलियन ने जीते थे सबको आपस में ये बांट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बांटने के लिए हम लोग बात करते हैं, वियना की संधि होती है, ठीक है। वियना की संधि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहां पर संधि होती है जिसमें ये फ्रांस के सारे हिस्से आपस में बांट लेते हैं जो नेपोलियन ने जीते थे, बाकी मूल फ्रांस को नहीं ये लोग आपस में बांटते हैं। उसके बाद यहाँ तक तो ये यूरोप का जो है एक प्रकार से यूरोप में इस तरह से गतिविधियां चल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 2 ऐसी घटनाएं होती हैं यूरोप में जहां से जो है यूरोपीय जो देश हैं उनमें आपस में उनके जो रिलेशंस होते हैं वो बिगड़ने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल ले हम, कई बार ऐसा होता है कि कोई फैमिली है जिसमें मान लीजिए 8-9 लोग रह रहे हैं, प्यार से रह रहे थे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि वो जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें उनके रिलेशंस बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और हद तक इतने बिगड़ जाते हैं कि उनमें बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। तो वही चीज यूरोप में हुई कि यूरोपीय देश जो थे आपस में रह रहे थे पहले, ठीक है,
घटनाएं घटित होती हैं कि ये यूरोपीय देश आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। वो उसकी शुरुआत हम लोग मानेंगे इटली से, ठीक है। इटली का एकीकरण, मतलब इटली जो था बहुत, जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत में हम रियासतों की बात करते हैं, तो भारत जो है बहुत ही छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही इटली जो था वो बहुत ही छोटे छोटे प्रांतों में जो है बटा हुआ था। तो इसके एकीकरण की बात होती है, ठीक है, एकीकरण की बात होती है। अब इसके एकीकरण के अगेंस्ट जो है वो ऑस्ट्रिया होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता कि इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो, अगर हम लोग बात करें, वहां का चांसलर था जिसका नाम था मैटरनिक, ठीक है। मैटरनिक ही ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो जब फ्रांस में क्रांति होती है तो बाकी जो फ्रांसीसी देश, सॉरी जो यूरोपियन देश होते हैं, उनको इस चीज का डर होता है कि जिस तरह से फ्रांस में जो है वो क्रांति हुई है, जिस तरह से वहां का राजा जो है उसको उन्होंने फांसी दे दी थी, मैंने पढ़वाया उसमें 1783 में, तो वहां राजतंत्र खत्म हुआ है। तो यूरोपीय बाकी देश भी डरने लग जाते हैं कि कहीं हमारे इधर भी क्रांति ना हो जाए और हमारा भी जो राज सिंहासन है वो जो है छिन ना जाए, यहाँ पर मतलब राजतंत्र खत्म ना हो जाए। और ये इतनी बड़ी क्रांति अपने देशों में होना नहीं देना चाहते थे। तो इंग्लैंड भी जो है वो इस चीज से बहुत हमेशा इस चीज पर नजर रखता था कि किसी तरह की कोई क्रांति ना हो। तो वैसे ही जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मैटरनिक, वो तो बहुत ही ऐसा करता था कि अगर किसी भी यूरोपीय कंट्री में किसी भी तरह की कोई क्रांति होती तो उसको दबाने के लिए सबसे पहले यही खड़ा हो जाता था। तो एकीकरण जब इटली का हो रहा था तो इस चीज के पूरी तरह से खिलाफ था कि कोई क्रांति, कोई एकीकरण होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया इटली के खिलाफ हो जाता है। तो अब एक प्रकार से इन दोनों में जो है शत्रुता पैदा होएगी ना, है दोनों यूरोप की कंट्रीज, पर इटली और ऑस्ट्रिया में मित्रता तो होगी नहीं। इटली को बुरा ही लगेगा कि ऑस्ट्रिया हमारा एकीकरण नहीं होने देना चाहता है। फिर इटली की हेल्प के लिए जो है यहाँ पर सार्डिनिया आता है, ठीक है। सार्डिनिया ये देश है, ये जो है सार्डिनिया का यहाँ का पीएम था काबूल, ठीक है, काबूल। और एक इसमें गैरीबाल्डी नाम से, ये इटली का ही एक देशभक्त था। ये दोनों इसमें भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो काबूल जो पीएम था सार्डिनिया का, तो सार्डिनिया जो है वो सामने आता है कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारे एकीकरण में। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ से जो है वो, यहाँ से हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सको कि किस तरह से यूरोपीय देशों में जो है आपस में कटुता आने लगी, किस तरह से उनमें उनके संबंध आपस में धीरे धीरे बिगड़ने लगे। जब उनके संबंध धीरे धीरे बिगड़ते हैं, एक हद तक इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं, इतने ज्यादा ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हो जाता है। तो वही बता रहे कि कहाँ से रिलेशन जो है बिगड़ना शुरू हुए थे, ठीक है। तो अभी हम इटली की एकीकरण से देख रहे हैं कि 3 देश आपस में शत्रु बन चुके हैं। इटली ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं कर रहा है और सार्डिनिया भी जो है वो ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं कर रहा है। तो ऑस्ट्रिया भी जो है इटली सार्डिनिया के खिलाफ है। और इसी में जो है वो जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के देश भी जो है वो इटली के एकीकरण टॉपिक में पढ़ेंगे हम, वो भी जो है वो आपस में उनका भी जो है वो इसमें संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। फ्रांस का जो है वो प्रशिया के साथ में युद्ध हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से इटली के एकीकरण से इनके यूरोपियन देशों के आपस में रिलेशंस खराब होना शुरू होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जर्मनी का एकीकरण होता है। जर्मनी के एकीकरण से इनके रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाते हैं, जितने कि इटली के एकीकरण में नहीं खराब होते हैं, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण जो है वो बहुत ज्यादा इनके रिश्तों के लिए खराब था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, अब जर्मनी का एकीकरण जो है अभी इसके आड़े भी जो है वो ऑस्ट्रिया आता है। जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इसका जो है वो एकीकरण हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको मैटरनिक चाहता ही नहीं था। और साथ में फ्रांस और यहाँ पर आ जाता है जो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि फ्रांस जो है वो जर्मनी को अपना प्रतिद्वंदी मानता था और वो नहीं चाहता था कि जर्मनी ज्यादा पावरफुल हो जाए, उससे आगे निकल जाए, ठीक है। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका एकीकरण जो है वो हो, ठीक है। तो एक प्रकार से अभी हम मान सकते हैं तो जर्मनी और फ्रांस जो है वो आपस में एक तरह से शत्रु बन चुके हैं। अब इसकी हेल्प के लिए जो है वो एक नया देश आता है, उसका नाम था प्रशिया, ठीक है। प्रशिया का पीएम जिसका नाम था बिस्मार्क,
बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क के नेतृत्व में यानी प्रशिया की तरफ से जर्मनी के एकीकरण में हेल्प जो है वो की जाती है। अब यहाँ से अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको याद रखना है कि यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर की कारणों की, ठीक है। अभी क्या होता है कि अब यहाँ इस वाले एकीकरण से दो जो है वो एक प्रकार से जर्मनी और फ्रांस में बहुत बड़ी जो है शत्रुता जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। और पैदा करने वाला कौन होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बिस्मार्क होता है, ठीक है। अब बिस्मार्क प्रशिया की तरफ से है, यानी वो जर्मनी की तरफ से ही है जब वो चाह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। तो अभी क्या करता है, अभी बिस्मार्क को पता होता है कि ये जो फ्रांस है ये एकीकरण होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो सोचता है बिस्मार्क कि फ्रांस को जो है कैसे कमजोर किया जाए ताकि जर्मनी का एकीकरण भी हो जाए और फ्रांस जो है कमजोर भी हो जाए। तो ये नीति अपनाता है फ्रांस के अकेलेकरण, उसके मतलब कि इसको अकेला जो है वो पूरे विश्व में करने की कोशिश करता है। तो बिस्मार्क क्या करता है, जो भी बड़े देश हैं जैसे अगर मान लो रूस है, इंग्लैंड है, ठीक है, इन देशों के साथ में वो क्या करता है, एक प्रकार से तरह तरह की जो है संधियां कर लेता है और इनको अपने पक्ष में कर लेता है, ठीक है। और अपने पक्ष में करने के बाद वो बस कोशिश करता है कि अब कोई रीजन ढूंढने लग जाता है। जब इन देशों से जैसे रूस, इटली, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, इन देशों से संधि करने के बाद वो जब उसको लगता है, सॉरी फ्रांस तो इधर ही है, मैंने फ्रांस गलत बोल दिया, जैसे रूस, इंग्लैंड, इटली, इन देशों के साथ में संधि करने के बाद बिस्मार्क सोचता है कि अब फ्रांस तो अकेला पड़ चुका है, जो बड़े बड़े देश हैं उनसे तो मैंने ही संधियां कर रखी है। तो कहता है कि अगर इस स्थिति में अगर मैं युद्ध छेड़ दूं अब तो फ्रांस अकेला पड़ जाएगा और इसको आराम से हराया जा सकता है। तो एक ऐसी स्थिति बिस्मार्क जानबूझकर पैदा करता है और ये पैदा करता है स्पेन के जरिए। स्पेन अगर आप मैप पे देखोगे तो फ्रांस के बिल्कुल साथ में है, ठीक है। तो स्पेन में क्या होता है, वहां आइजाबेला नाम से जो है वो महारानी जो है वहां स्पेन में शासन कर रही थी, लेकिन ये आइजाबेला बहुत ही निरंकुश थी। इस वजह से स्पेन के जो लोग हैं वो इसका तख्ता पलट कर देते हैं, ठीक है। अब आइजाबेला की जगह जो है वो स्पेन का नया सम्राट बनना था, ठीक है। नया जो सम्राट बना था उसका नाम था लियोपोल्ड, ठीक है, लियोपोल्ड उसका नाम था। लेकिन ये जो लियोपोल्ड था ये प्रशिया का जो राजा था, ठीक है, प्रशिया का जो सम्राट था उसका सगा संबंधी था, रिलेशन में था। तो जब फ्रांस को पता चलता है कि मेरा पड़ोसी स्पेन वहां पर जो है वो मेरे दुश्मन का शासन होने वाला है, क्योंकि प्रशिया का सगा संबंधी तो एक तरह से प्रशिया के कंट्रोल में रहेगा फिर वो, तो फ्रांस जो है इस चीज के उसमें बहुत आवाज उठाता है, बहुत उसके खिलाफ बोलता है कि नहीं, लियोपोल्ड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि प्रशिया जो है बिल्कुल मेरे उसमें मेरा पड़ोसी जो है मेरे बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो आखिरकार लियोपोल्ड इतना उस पर प्रेशर पड़ता है कि लियोपोल्ड मना ही कर देता है कि मैं नहीं बनूंगा राजा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन इतने में भी फ्रांस कहता है कि नहीं, हमें तो आप लिखित में दो, पूरा हमसे अच्छे से बताओ कि नहीं, लियोपोल्ड नहीं बनेगा। लियोपोल्ड ने वैसे तो खुद ही मना कर दिया था, पद खुद छोड़ दिया कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन फ्रांस फिर भी कहता नहीं, हमें तो प्रूफ चाहिए कि नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ का फ्रांस का जो राजदूत है वो मिलने जाता है प्रशिया के सम्राट से, ठीक है। प्रशिया का सम्राट और फ्रांस का राजदूत, इन दोनों में मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद जो प्रशिया का सम्राट होता है यानी कि प्रशिया का जो राजा है वो अपनी मीटिंग की सारी खबर जो है लिखित रूप में अपने पीएम बिस्मार्क को भेजता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मीटिंग हम दोनों के बीच में ये बातें रही। तो बिस्मार्क क्योंकि मौका ढूंढ रहा था फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ने का, वो यही मौका जो है उसको मिल जाता है और वो जो लिखित में उसके सम्राट ने उसको भेजा था कि मीटिंग में ये हुआ, उसमें वो चेंज करके और उसको छाप देता है, उसमें बदलाव ऐसे करता है, ऐसा कुछ लिख कर छापता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मीटिंग में फ्रांस का जो राजदूत गया था उसका बहुत अपमानित किया गया, उसकी बहुत बेइज्जती की गई थी मीटिंग में, ऐसा कुछ लिखकर छपवा देता है वो। और इस वजह से जो है वो फ्रांस को बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा आता है कि भी हमारे राजदूत का आपने मजाक कैसे बनाया है, उसको अपमानित कैसे किया,
इस वजह से ये जो है प्रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, ठीक है। और बिस्मार्क तो चाहता ही वैसे ही था कि युद्ध छिड़े, उसको पता था बड़े बड़े ताकतवर देशों के साथ तो मैंने संबंध अच्छे बना लिए, संधि कर ली है, इसके साथ कोई आएगा ही नहीं। और यही हुआ। जब इन दोनों में युद्ध होता है, युद्ध जो है वो 1870 से 71 के बीच में हम बात कर सकते हैं कि युद्ध जो है इनके बीच में होता है। शुरुआत उसकी होती है 1 सितंबर से, ठीक है। जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम था सेडान का युद्ध, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, सेडान का युद्ध। तो जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में फ्रांस के साथ कोई आता नहीं है, इस वजह से फ्रांस जो है इस युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद बस आपको यहाँ से ये चीज याद रखनी है, ये सबसे बड़ा कारण था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। अब फ्रांस हार जाता है, हारने के बाद अब संधि होगी फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है इन दोनों में हारने के बाद, ठीक है। और ये संधि जो है वो, इसकी आप डेट भी याद रख सकते हो, ठीक है। इस संधि से क्या होता है कि फ्रांस के जो कुछ इलाके होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो प्रशिया ले लेता है। ये संधि होती है कोई अबाउट 10 मई को होती है, ठीक है, 10 मई 1871 को ये संधि होती है। और इस संधि में फ्रांस के 2 क्षेत्र होते हैं, यहाँ लिख देती मैं, अल्सेस और लॉरेन, ठीक है, अल्सेस और लॉरेन दो जो है वो लॉरेन लिखना था, सॉरी। तो ये जो 2 प्रदेश होते हैं फ्रांस के, इन दोनों प्रदेशों को इस संधि के अकॉर्डिंग प्रशिया ले लेता है, ठीक है। अब ये जो दोनों प्रदेश थे, प्रशिया ने यही क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों का बहुत ही महत्व था, क्योंकि अल्सेस में जो है वो लोहा मिलता था, लोहे की बहुत खदानें वगैरह थी, और यहाँ पर जो है लॉरेन में कोयला मिलता था। इस उपयोगिता को देखते हुए ही प्रशिया ने इस संधि के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों प्रदेश जो है वो अपना फ्रांस से ले लिए थे, ठीक है। अब यही दोनों जो प्रदेश हैं जर्मनी, अब जर्मनी या हम उसको प्रशिया कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसके बाद जर्मनी और प्रशिया का जो सम्राट था वही जर्मनी का प्रमुख बन गया था, ठीक है। तो हम प्रशिया की जगह जर्मनी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से यही बात निकल के आई कि सबसे पहले फ्रांस और जर्मनी ये दोनों बहुत ही बड़े दुश्मन बन गए, क्योंकि फ्रांस को सबसे बड़ा ये था कि मेरे 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र अल्सेन और लॉरेन इसने ले लिए, जो कि बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे फ्रांस के लिए। तो फ्रांस चाहता था कि मुझे वो मेरे प्रदेश वापस कर दिए जाएं, ठीक है। अब जर्मनी ऐसे तो वापस करने से रहा, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जर्मनी में औद्योगिकरण आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। औद्योगिकरण से क्या होता है कि यहाँ पर जर्मनी में बहुत ज्यादा औद्योगिकरण से मतलब डेवलपमेंट होता है, बहुत विकास होता है, जर्मनी की बहुत तरक्की होती है। ये देखकर फ्रांस जो है और ज्यादा गुस्से में आता है, वो कहता है कि तुम्हारी ये जो तरक्की हुई है वो हमारे जो 2 प्रदेश है ना, ये इनकी वजह से ही हुई है। जो कोयला लोहा जो आप यूज कर रहे हो वो हमारे प्रदेशों से यूज कर रहे हो, इस वजह से ही आप इतने ज्यादा डेवलप्ड बन पाए हो, औद्योगिक क्रांति इस वजह से आई है। तो इस वजह से फ्रांस को बहुत गुस्सा होता है उसके दिल में कि मैं भी इस तरह से तरक्की कर सकता था, या अगर मेरे प्रदेश मेरे पास होते। तो यही चीज फ्रांस के दिल में यही रहता है कि मुझे कैसे भी वो अपने दोनों प्रदेश जो है वो वापस लेने हैं। तो इनमें बहुत ही तनातनी हो जाती है। तो यूरोप का माहौल सबसे पहले ये 2 देश ही खराब करते हैं कि इनकी तनातनी खत्म ही नहीं होती है। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिजल्ट जो संधियां करते हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें फ्रांस जर्मनी से ऐसा बदला लेता है कि उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहला कारण तो यही था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ये जो मैंने आपको पूरा बताया कि एक तरह से शत्रुता जो बहुत बड़ी पैदा हो गई थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला कारण था, ठीक है। तो इसी में हम लोग जो है वो सीक्रेट अलायंसेस की बात करेंगे, यानी गुप्त संधियां, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो देश थे, अगर मैं शुरुआत करूं 1872 में रूस,
1872 में आपस में एक प्रकार से जो है एक संधि कर लेते हैं, ठीक है, एक संधि कर लेते हैं। बट उसके बाद जब ये संधि होती है 1872 में, उसमें 1878 में रूस जो है वो इनसे अलग हो जाता है, ठीक है। अब संधियां शुरू हो गई, यूरोप में जो देश है वो आपस में एक दूसरे से संधियां कर रहे हैं, और वो भी गुप्त संधियां। इसका मतलब है कि अगर दो देश आपस में मिल रहे हैं, संधि कर रहे हैं, तो उसकी जो शर्तें हैं उनको वो उजागर नहीं करते थे। तो दूसरे देश सोचते थे कि पता नहीं क्या इन्होंने आपस में बातचीत की हो सकता है हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग बना रहे हो। तो ये संदेह यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा फैल जाता है आपस में कि पता नहीं वो हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि शर्तें तो उन्होंने सामने आके बताई नहीं। तो इस वजह से जो है देश में बताऊंगी कि किस तरह से संधियों की कतार लग जाती है अलायंसेस की यूरोप में। तो पहला अलायंस यहाँ से शुरू होता है 1872 में, ये तीनों देश साथ में आते हैं। लेकिन 1878 में रूस अलग हो जाता है। रूस अलग इसलिए होता है क्योंकि 1878 में जो है वो यहाँ पर बर्लिन की संधि होती है, ठीक है। बर्लिन की संधि में ये जो जर्मनी है, बर्लिन की संधि में जो है वो जैसे ये इसका मैं बर्लिन की संधि को समझा देती हूँ पहले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब बर्लिन की संधि कैसे हुई थी? बर्लिन की संधि ऐसे हुई थी कि जो जर्मनी है, जर्मनी में सबसे एंड में एक प्रकार से हम कह सकते हैं औद्योगिकरण आया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर औद्योगिकरण आया, अब जर्मनी को भी ऐसा था, औद्योगिकरण आते ही जर्मनी को नए नए जो है वो अपना बाजार चाहिए थे, जहां पर वो अपना उद्योगों का माल बेच सके, कच्चा माल देशों से खरीद सके। उसके लिए इसको नए नए उपनिवेश चाहिए थे। तो ये जल्दी से जल्दी उपनिवेश बनाना चाहता था। उस चक्कर में इसने सबसे पहले जो है तुर्की की तरफ, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है, तुर्की की तरफ नजरें गिराई और बोला कि तुर्की ने वहां पर बर्लिन से बगदाद तक, ठीक है, बर्लिन से बगदाद यहाँ तक उसने मतलब कि रेल लाइन बिछाने की बात जो है उसने कही कि यहाँ पर रेल लाइन बिछानी है मैंने। अब इसके विरोध में दूसरे देश भी आए, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 1872 में रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये तीनों जो है एक साथ में संधि कर चुके थे, ठीक है। लेकिन ये बाद में जो है वो ये जर्मनी जो है ये कहता है अपना उपनिवेश बढ़ाने के लिए, जल्दी से जल्दी उपनिवेश बढ़ाने के लिए जर्मनी तुर्की की तरफ नजर डालता है कि तुर्की को अपना उपनिवेश बनाया जाए, यानी ऑटोमन साम्राज्य पे कब्जा किया जाए। इसके लिए वो बर्लिन से बगदाद तक रेल लाइन बिछाने की बात करता है, और इस तरह से ये क्या करता है, ये बर्लिन पर जो है वो कब्जा कर लेता है। और इसके साथ साथ में कब्जा करने में रूस और ऑस्ट्रिया भी साथ में होते हैं, यानी ये जो तीनों देश हैं वो मिलकर जो है वो बर्लिन पर कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करने के बाद जो है वो 1878 में इनमें होती है तीनों में संधि कि भाई तीनों ने कब्जा तो कर लिया बर्लिन पर, अब क्या किया जाए, किस तरह से इसको आपस में बांटा जाए या क्या किया जाए, उसके लिए ये संधि करते हैं। अब इस संधि में क्या होता है, इस संधि में जो रूस चीजें मांग रहा होता है, ठीक है, रूस अलग चीजें मांग रहा है, ऑस्ट्रिया अलग मांग रहा है और जर्मनी अलग मांग रहा है, मतलब ठीक है। लेकिन जो रूस मांग रहा था ये जर्मनी उसको मतलब एक बार से नजरअंदाज किया। जर्मनी ने रूस के हितों को नजरअंदाज कर ऑस्ट्रिया का ज्यादा साथ दिया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया को जो है वो 2 प्रदेश दिए गए थे, ठीक है, मतलब उसको जो है रूस को एक्चुअली में वो प्रदेश चाहिए थे, लेकिन रूस को ना देकर जो है वो दोनों प्रदेश जो है वो ऑस्ट्रिया को दिए गए थे, ठीक है। इस वजह से जो है वो रूस जो है वो नाराज हो जाता है, ठीक है। जैसे बोस्निया और हर्जेगोविना, ऑस्ट्रिया को 2 प्रदेश दिए गए थे। इसका एक अलग ही जो है हिस्ट्री होगी, मैं आपको बाद में इसको डिटेल में पढ़वाती हूँ, ठीक है। बर्लिन वाला ये अलग है, ठीक है, बट मैं जोड़ के बता रही हूँ कि जो रूस है वो इनसे अलग कैसे हुआ 1878 में। तो जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया के हितों को ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ा के रखता है और रूस के हितों को जो है वो पीछे करता जाता है। इस वजह से रूस जो है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद 1878 के बाद इनके ग्रुप से निकल जाता है। और जैसे ही इनके ग्रुप से निकलता है तो उसके बाद ये 2 देश ही एक साथ में बच जाते हैं। रूस तो गया, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी कहते हैं कि चलो ये तो गया, तो अब तक दोनों आपस में संधि कर लेते हैं। तो ये संधि करते हैं 1879 में, ठीक है। ये 1879 की पहली संधि हो
है जो पूरे यूरोप में माहौल बिगाड़ देती है। ठीक है, कैसे? जब ये संधि को करते हैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी आपस में, तो इसकी जो शर्तें हैं ये गुप्त रखते हैं। ये पहली संधि थी, इसकी शर्तें गुप्त रखते हैं, तो दूसरे देशों के मन में भी संदेह पैदा हो जाता है कि हो सकता है हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हों। अब ऐसे में जर्मनी अगर किसी देश के साथ में संधि कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि फ्रांस के दिल में आएगा नहीं? फ्रांस और जर्मनी तो बहुत बड़े शत्रु बन चुके थे, तो फ्रांस को भी लगता है कि हाँ, हो सकता है मेरे खिलाफ ही कुछ कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो है यूरोपियन देशों में आपस में क्या है कि अविश्वास पैदा हो जाता है, संदेह का माहौल पैदा हो जाता है, और उसके बाद जो है वो अलायंसेस जो है लगातार होने लगते हैं। ठीक है, तो सीक्रेट अलायंसेस में मैंने बताया, आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। सीक्रेट अलायंसेस का मतलब ये देश आपस में संधियां करने लग पड़े थे और शर्तें उजागर ही नहीं करते थे, तो एक दूसरे के खिलाफ संदेह पैदा हो रहा था, जिसमें मैंने आपको पहला बताया 1879 में संधि हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में। यहाँ से ही जो है वो आगे संधियों की कतार लग जाती है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी शर्तें उजागर नहीं करते हैं, तो दूसरे यूरोपीय देशों को लगता है कि हाँ, हमारे खिलाफ ही कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर सबको शक होने लग जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको डुअल अलायंसेस बोलते हैं, डुअल अलायंस। ठीक है, ये पहला रीजन होता है अगर हम अलायंसेस में बात करें। उसके बाद ट्रिपल अलायंस भी आता है, ये भी यही देश करते हैं मिलकर, ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस 1882 में किया जाता है, और ट्रिपल अलायंस में जो है वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ में इटली भी जो है वो आकर मिल जाता है। अब ये तीन देश, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, डुअल अलायंसेस में जो है वो ऑस्ट्रिया जर्मनी मिले थे। ट्रिपल अलायंसेस में जो कि 1882 में हुआ था, उसमें इटली और जो है इनके बीच में शामिल होगा। तो इस वाली संधि में भी इन्होंने शर्तें उजागर नहीं करी। अब क्या है, अब ये जो देश है वो आपस में संधियां करे जा रहे हैं। अब फ्रांस को लग रहा है कि जो मेरा शत्रु है जर्मनी, वो तो दूसरे देशों के साथ में संधि कर रहा है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ देशों को जो है जोड़ता जा रहा है। तो फ्रांस सोचता है कि मुझे भी कोई मजबूत देश जो है वो ढूंढना पड़ेगा अपने साथी के रूप में, कि अगर ये मेरे पे मिलके हमला करते हैं तो मुझे भी कोई ना कोई साथी तो चाहिए ही है। उसके बाद फ्रांस जो है अब इसी क्रम में जब फ्रांस को पता चलता है कि जर्मनी जो है वो कई तरह की गुट बना रहा है, तो फ्रांस भी जो है वो अपना एक मित्र जो है ढूंढने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से फ्रांस जो है वो 1894 में जो है अपना एक मित्र ढूंढ लेता है, वो रूस को ढूंढता है, क्योंकि रूस जो है मैंने आपको बताया और जर्मनी ऑस्ट्रिया से जो है अलग हो गया 1878 में बर्लिन की संधि की वजह से। ठीक है, क्योंकि उसको उस संधि में वो सब नहीं दिया गया जो रूस चाहता था। ठीक है, जर्मनी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, उसमें उसने ऑस्ट्रिया के हितों को ही आगे रखा। इस वजह से नाराज होकर ये अलग हो जाता है 1878 में उनकी संधि से, और उस संधि को जो है तोड़ देता है। तो फ्रांस जो है इस चीज का फायदा उठाता है और 1894 में रूस के साथ में जो है वो संधि कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है अब ये एक नया गुट सामने आ गया। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि 1872 में जो है ये बना था रूस ऑस्ट्रिया जर्मनी का, रूस अलग हो गया, बट 1879 में जो है जर्मनी ऑस्ट्रिया साथ में आ गए। फिर ट्रिपल अलायंसेस आया जिसमें इटली भी उनके साथ शामिल हो चुका है, तो अब वो तीन देश हो चुके हैं। तो ये नया अलायंस बना। ठीक है, ये फ्रांस ने अपना मित्र ढूंढ लिया। अब फ्रांस ने तो समझ में आता है कि रूस के साथ में क्यों संधि की, क्योंकि फ्रांस को उस टाइम जब जर्मनी उसके सामने बहुत बड़ी बाधा बन रहा था, तब उस टाइम उसको एक अच्छा जो है मित्र चाहिए था, इसलिए उसने रूस के साथ में संधि की। पर रूस को क्या जरूरत थी, रूस को तो ऐसा कोई खतरा नहीं था ना, तो वो क्यों फ्रांस के साथ में आया? वो इसलिए आया क्योंकि रूस में औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उसको उस वजह से एक प्रकार से मार्केट भी चाहिए था, उसको कुछ पैसा भी चाहिए था, संसाधन भी चाहिए थे, तो वो अपना फायदा देखकर फ्रांस के साथ में इकट्ठा हो गया। अब जो है वो फ्रांस क्या करता है कि और भी अपना मित्र ढूंढने लगता है। तो 1904 में फ्रांस जो है वो इंग्लैंड के साथ में संधि कर लेता है। ठीक
आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी इस इंग्लैंड का भी यही व्यापारिक फायदा था उसका। फ्रांस तो अपना मित्र ढूंढ रहा था क्योंकि उसको जर्मनी से खतरा महसूस हो रहा था। तो अभी क्या है, अभी आप देखते हैं कि ये तीनों देश जो है वो एक साथ आ चुके हैं, लेकिन फ्रांस को एक चीज का डर था कि जो मेरे दो साथी हैं रूस और इंग्लैंड, आपस में नहीं उनकी बनती है। इसलिए नहीं बनती क्योंकि रूस जो था वो साम्यवादी था, ठीक है, वो समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता था, और इंग्लैंड जो था वो कम्युनिस्ट, मतलब वो एक प्रकार से आर्थिक जो भी कम्युनिस्ट जो है उस चीज को मानता था। ठीक है, तो अब इन दोनों की विचारधारा अलग थी, और इंग्लैंड जो है वो रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर जब उसने देखा कि उसकी जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, वो बहुत ज्यादा जो है वो विश्व में बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इंग्लैंड जो है रूस को खास पसंद नहीं करता था विचारधारा की वजह से कि उसकी विचारधारा का ज्यादा प्रसार हो रहा था। ये दो अलग विचारधाराओं में मतभेद जो है इनमें पैदा हो रहा था, और भी इनमें कई कारण थे। तो इस वजह से फ्रांस को डर था कि अगर इन दोनों में आपस में युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि इन दोनों में जो है वो मित्रता हो जाए कैसे, और उसका ये प्रयास जो है वो सफल रहता है। इन दोनों में भी जो है वो आपस में मित्रता हो जाती है। ठीक है, ये दोनों देश जो है वो भी 1907 में एक साथ में जो है वो संधि कर लेते हैं और साथ में आ जाते हैं। तो इस तरह से अब ये तीन देशों का एक जोड़ा जो है वो बन चुका था, और उधर भी तीन देशों का जोड़ा जो है वो बन चुका था, जिसको बाद में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये ग्रुपिज्म था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही ग्रुपिज्म रहता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बनना शुरू हो जाता है। तो मित्र राष्ट्र में रूस, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, रूस के साथ में फ्रांस और साथ में इंग्लैंड। ठीक है, ये तीनों देश जो है वो मित्र राष्ट्र में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। आपको मैंने पूरा समझा दिया कैसे एक साथ में आएगी। धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में भी मैंने आपको बताया कि धुरी राष्ट्र कैसे बने। धुरी राष्ट्र में सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने फिर इटली को भी अपने साथ मिला लिया था, और ऑस्ट्रिया को तो उसने मिलाया ही था। तो बाद में यही जो गठबंधन है, यही ग्रुपिज्म है, इन्हीं दो ग्रुपों में जो है वो लड़ाई होती है, इन्हीं दोनों में युद्ध जो है वो होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तब भी यही सेम ग्रुपिज्म होता है। ठीक है, तो ये जो सीक्रेट अलायंसेस ये देश आपस में कर रहे थे, ये बहुत ही बड़ा खतरा जो है यूरोप में खड़ा हो रहा था, क्योंकि एक दूसरे पर जो है, जैसे होता है ना कि अगर मान लो हम कोई 4-5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उनमें से एक बंदा जो है वो कंटिन्यूसली किसी और पर्सन से मिल रहा है, तो बाकी जो 4 मेंबर है उनको शक होगा क्यों मिल रहा है, उससे मिल रहा है तो हमें बता भी नहीं रहा है कि क्यों मिल रहा है, तो उनको महसूस होने लग जाता है कि या तो ये हमें धोखा देना चाह रहा है, उसकी कोई प्लानिंग चल रही है, तभी हमें कुछ बताता ही नहीं है। तो वही वाली चीज थी कि जब ये आपस में संधियां कर रहे थे तो सार्वजनिक रूप से उसकी शर्तें बाहर ही नहीं लेके आते, तो एक दूसरे पे जो है संदेह बढ़ने लगा, शक होने लगा। इस वजह से मतलब एक प्रकार से जो अलायंसेस थे उनकी कतार सी जो है यूरोप में लग गई, और एक दूसरे पे जो विश्वास था वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो खत्म होने लगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुपिज्म था ये बहुत ही बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब उसके बाद इसमें हम लोग बात कर सकते हैं इंपेरियलिज्म का, ये भी बहुत बड़ा कारण जो है वो बनता है। इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो उसको हम साधारण शब्दों में जो है वो इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे कि इंग्लैंड ने भारत के साथ में किया था, वही सेम चीज जो है उसको हम इंपेरियलिज्म का नाम दे सकते हैं कि जब एक शक्तिशाली विकासशील देश जो है किसी अविकसित कमजोर देश पर अपना नियंत्रण कर लेता है, बाकी सारे संसाधनों पर, प्रशासनिक जो भी संस्थाएं हैं सब पर अपना नियंत्रण कर लेता है, तो उसे इंपेरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये इंपेरियलिज्म जो है यूरोप के लिए खतरा कैसे बना? खतरा ऐसे बना कि यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, यहाँ पर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन।
यानी औद्योगिकरण। ठीक है, अब इस औद्योगिकरण से क्या हुआ, अब औद्योगिकरण आया है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नए नए उद्योग लगेंगे। अब उन उद्योगों में जो माल तैयार होगा, ठीक है, उस माल को बेचने के लिए अपने देश में आप किस हद तक बेच सकते हो, कितना कमाई होगी, ज्यादा विकास तो होगा नहीं, तो आपको नए बाजार, नए मार्केट चाहिए। इसके लिए जो है इन्होंने, यूरोपीय देशों ने नए नए जो देश थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उनको वहां पर साम्राज्यवाद की जो नीति थी उसको फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इंग्लैंड ने भारत पे किया, अमेरिका पे किया, ठीक है, वैसे ही ये लोग अलग अलग देशों में जाकर जो है वो क्या करते हैं, उनको अपना उपनिवेश बना के जो है बनाने की जो कोशिश थी वो लगातार कर रहे थे, क्योंकि उनको वहां से कच्चा माल भी मिल जाता था। कच्चा माल तो चाहिए ही सामान तैयार करने के लिए, और फिर बाजार भी चाहिए। अब इस वजह से अब सबसे पहले इंग्लैंड में आता है औद्योगिकरण, इंग्लैंड के बाद वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो अभी सारे देशों को जो है वो अपना नए नए बाजार चाहिए उसके बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। तो इससे क्या होता है कि ये जो इंपेरियलिज्म है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो अब इंपेरियलिज्म से क्या होता है कि अब क्या होता है कि शुरू में यहाँ पर अगर हम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करते हैं, तब जो है बहुत सारे देश जो थे वो इंपेरियलिज्म, मतलब वहाँ उपनिवेशकरण जो है नहीं आया था, वहां पर उनको उपनिवेश नहीं बनाया गया था। तो बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जो देश है उनको, ऑलमोस्ट सभी देशों को जो है वो अपना उपनिवेश जो है वो बना लिया जाता है। तो एक प्रकार से जो उपनिवेश जो होते हैं एक प्रकार से खत्म हो गए। जैसे कि मैं इसको सिंपल से उदाहरण से समझाऊं तो इसमें आप ऐसा देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर जो है ढेरों, यहाँ पर कोई भी फ्रूट पड़ा है, मान लीजिए कि सेब पड़े हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको ये सेब चाहिए, तो आपस में लोग आएंगे इनको सेब को लेने, ठीक है, और सेब को लेते हुए अगर किसी ने किसी के हाथ से छीन लिया तो वो कहेगा कोई बात नहीं, ले जा, मैं दूसरा उठा लूंगा, क्योंकि ऑप्शन ही मेरे सामने बहुत सारे हैं, मेरे को कोई पंगा नहीं लेना, तुझसे मैं दूसरा ले लेना है, ठीक है। बट बात जब ये सेब खत्म ही हो जाएंगे तब क्या स्थिति आएगी, तब तो वो एक दूसरे से छीनने लग जाएंगे ना। तो यही वाली सेम स्थिति थी कि जब औद्योगिकरण आया तब तो बहुत सारे देश ऐसे पड़े थे जहां पर उनको उपनिवेश जो है बनाया ही नहीं गया था। तो देश आपस में, ये यूरोपीय देश लड़ते नहीं थे कि अगर इनको कोई देश को उपनिवेश बनाना है, मान लीजिए इंग्लैंड को बनाना है लेकिन फ्रांस भी उसको ही चाहता है, तो वो कहते क्यों लड़ना यार, बहुत ऑप्शन और पड़े हैं, किसी और देश को बना लेते हैं। लेकिन जब उपनिवेश बना कर देश खत्म ही हो गए, फिर इनमें आपस में जो है वो लड़ाई झगड़े होने लग पड़े कि नहीं ये देश पे मैं कब्जा करना है, वो कहता है कि मैं कब्जा करना है, वो कहता है ठीक है युद्ध में आ जाओ, जो जीतेगा उसका ये देश है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। अगर इसी चीज को आप देख सकते हो, जब अमेरिका में हुआ था तो अमेरिका में वहां पर फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेश थे, स्पेन के भी वहां उपनिवेश थे, लेकिन इंग्लैंड जो है वहां पर आता है और इन दोनों के साथ में जो है इंग्लैंड का युद्ध होता है और ये हार जाते हैं और इनके उपनिवेश इंग्लैंड छीन लेता है। यही सेम स्थिति जो है वो भारत में भी होती है। इंग्लैंड के आने से पहले यहाँ पुर्तगाली, डच ये सब थे, लेकिन इंग्लैंड जो है उसके पास सेना बहुत अच्छी थी, ताकतवर थी, इस वजह से यहाँ पर भी युद्ध होता है और बाकियों को भगा देता है। तो ये स्थिति बहुत गंभीर होने लग पड़ी धीरे धीरे कि उपनिवेशों के लिए आपस में इनमें युद्ध होने लगे, झगड़े होने लगे, ठीक है, क्योंकि अब उपनिवेश बनाने के लिए जो नए देश थे वो बचे नहीं थे, ऑलमोस्ट सबको अपना उपनिवेश बना लिया गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, इंपेरियलिज्म की वजह से मिलिटरिज्म में आया, यानी सैनिकवाद जो है वो भी शुरू हो गया, ठीक है, सैनिकवाद शुरू हो गया। सैनिकवाद इसलिए शुरू हुआ कि एक तो वो जो सीक्रेट अलायंसेस थी मैंने आपको बताई, वहां से भी उनको शक होने लगा एक दूसरे पे, तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे शक है, पता नहीं कौन किसके लिए प्लानिंग बना रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अपना जो है वो पक्ष खुद ही लेना पड़ेगा, तो खुद मजबूती से खड़े हो, तो ज्यादा से ज्यादा सेना बनाने लगे, हथियार बनाने लगे कि पता नहीं वो हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसे में हमारे पास अपने बचाव के लिए हथियार होने चाहिए, ठीक है। फिर सैनिक, उसके बाद इंपेरियलिज्म के बाद इनके पास जो है, पहले तो ये बचाव के लिए बना रहे थे, लेकिन साम्राज्यवाद आने के बाद इन्होंने एक दूसरे को पीछा, मतलब कि हराने के लिए, अपने बचाव के लिए नहीं,
दूसरे जो उपनिवेशित देश थे उनको जीतने के लिए सेना का बढ़ावा शुरू कर दिया, क्योंकि अब यही था जिसके पास ज्यादा सेना होगी, जो ज्यादा पावरफुल होगा, वही जो है देशों को जो है उपनिवेश बना पाएगा, छीन पाएगा एक दूसरे से। तो इस वजह से जो है वो सैनिकवाद भी आया देशों में, अनिवार्य सैनिक सेवा कर दी गई, अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण कर दिया गया कि अनिवार्य हर किसी को सैनिक सेवा देनी पड़ेगी, और जो ट्रेनिंग है वो हर किसी को दी जाएगी। हथियारों में नए नए तरह के हथियार इन्होंने जुटाना शुरू कर दिए। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिकवाद भी बहुत बड़ा जो है वो कारण बनता है, क्योंकि अगर ज्यादा ये सेना ना बढ़ाते, हथियार ना बनाते, तो इतना भयंकर जो है युद्ध होता ही नहीं। ठीक है, तो इंपेरियलिज्म और सैनिकवाद ये जो थे मुख्य कारण थे, और जो सीक्रेट अलायंसेस थी, ये तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कारण बनते हैं। ठीक है, जिसमें हम सैनिकवाद में यहाँ पर हथियारों की होड़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसी की वजह से जो है वो शुरू हुई थी, जो ये मैंने आपको कारण बताए हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है, यूरोप में, जिसकी वजह से इनके आपस में संबंध यूरोपीय देशों के और ज्यादा जो है वो खराब होने लग जाते हैं, और ज्यादा ठीक है। तो इसका मतलब कि इनके जो संबंध थे आपस में वो और ज्यादा बिगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वैसे ही क्या क्या चीजें थी इसमें। जर्मनी जो है उसके कुछ ऐसे कृत्य थे, कुछ ऐसे काम थे जर्मनी के, जिसके वजह से और ज्यादा यूरोप में हालात जो है वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, जर्मनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि औद्योगिकरण सबसे लेट आता है यहाँ पर, तो बहुत लेट औद्योगिकरण आता है। तो अब इसके औद्योगिकरण आया, इसको भी नए बाजार चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो ये सबसे मतलब कि औद्योगिकरण की होड़ में सबसे पीछे आया। अब इसको क्या है कि इसको भी उपनिवेश चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट देश तो जो है उपनिवेश बनाए जा चुके हैं। अब तो ये तो पीछे रह गए, तो लेट हो गया। ठीक है, तो इसको ये था कि मैं नया उपनिवेश ढूंढूं, कैसे भी ढूंढूं, जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मैं करूं। तो इसकी जो जल्दबाजी थी कि मेरे को उपनिवेश चाहिए ही है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बनती है। यहाँ का एक सम्राट था केसर विलियम द्वितीय, केसर विलियम द्वितीय। यहाँ का ये जो सम्राट था केसर विलियम द्वितीय, इसने तो यहाँ तक कह दिया कि या तो हम विषम शक्ति बन के रहेंगे या हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बोलते ना कि या तो जीतेंगे या मरेंगे, ऐसी वाली स्थिति जो है, इसने ऐसे इस तरह के जो है वो बयान दिए थे कि या तो हम विषम शक्ति बन के रहेंगे या फिर हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इसकी ये जो होड़ थी, इस वजह से भी जो है वो हालात ज्यादा बिगड़ने लगे। अब इसने क्या किया, इसने देखा कि किसको मैं अपना उपनिवेश बनाऊं, क्या करूं, मतलब कहीं तो कहीं मुझे अपना कब्जा करना ही है। तो इसने तुर्की, जैसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है, वहां पर जो है अपनी नजर जो है वो गड़ाई। ठीक है, अब वहां पर इसने इसके लिए इसने प्लानिंग बनाई कि जो बर्लिन है, बर्लिन से बगदाद तक इसने बोला कि रेल लाइन जो है वो बिछानी है। ठीक है, अब दूसरे देशों ने जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब ने जो है वो एक प्रकार से मनाही भी की, इसका विरोध भी किया, लेकिन ये नहीं माना। तो इसके बाद इसने बर्लिन पर, जर्मनी ने और इसके जो साथी थे उस टाइम, रूस और ऑस्ट्रिया, ठीक है, तो इन सब ने बर्लिन पर जो है वो कब्जा कर लिया, उस पर जो है वो आक्रमण कर दिया। और बर्लिन जीतने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि 1878 में बर्लिन की संधि हुई। बर्लिन की संधि में जो है वो यहाँ पर से इनके साथ से जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ से रूस निकल गया, क्योंकि इस संधि में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के हितों को ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ा कर रखा और रूस के हितों को नहीं देखा, उसको नजरअंदाज किया। इस वजह से रूस जो है यहाँ से निकल गया और रूस यहाँ से जो है इनसे अलग हो गया। तो उसके बाद इन्होंने अपनी अलग संधि कर ली। लेकिन यहाँ से इस बर्लिन की संधि से एक चीज और निकल के आती है। इस बर्लिन की संधि में ऑस्ट्रिया को 2 इलाके दिए गए थे। ठीक है, एक है हर्जोगोविना, ठीक है, और दूसरा बोस्निया। ये जो 2 इलाके थे
ये दिए गए थे ऑस्ट्रिया को इस संधि में, लेकिन ऑस्ट्रिया को दिए गए थे, इसका मतलब ये बोला गया था कि ऑस्ट्रिया ने इन दोनों इलाकों पर सिर्फ अपना शासन करना है, यहाँ प्रशासन करना है, लेकिन इनको ऑस्ट्रिया में नहीं मिलाना है। सिर्फ यहाँ आप नियंत्रण रख सकते हो, शासन कर सकते हो, लेकिन अपने देश में इनको नहीं मिला सकते, ये बात जो है कही गई। लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस बात का उल्लंघन किया 1908 में और इन दोनों प्रदेशों को ऑस्ट्रिया में मिला लिया। अब जब इसने ऑस्ट्रिया में मिला लिया तो एक नया देश था जिसका नाम था सर्बिया। एक मिनट, ठीक है, सर्बिया। अब सर्बिया इसके इस काम से बहुत नाराज हुआ कि भाई तुम्हें तो कहा गया था कि इनको अपने उसमें मिलाना नहीं है, लेकिन तुमने तो मिला लिया। अब सर्बिया क्यों गुस्सा हुआ? क्योंकि इन इलाकों में सर्ब लोग रहते थे और जिन्हें सर्बिया उन सर्ब लोगों को अपने उसमें मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित करना चाहता था। इस वजह से सर्बिया को बहुत बुरा लगा कि लो जी, आपने ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में यहाँ से जो शत्रुता आती है, तत्कालिक कारण भी यही दोनों बनते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगी। यहाँ से बहुत बड़ा जो है एक नया मोड़ आ जाता है कि सर्बिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके खिलाफ होने के दुष्परिणाम क्या निकलते हैं। ये इन दोनों में जो शत्रुता हुई सर्बिया में और ऑस्ट्रिया में, ये तत्कालिक कारण बनता है और यहीं से ये दोनों ही जो है युद्ध की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अब एक तो ये यहाँ पर एक कारण था, ठीक है, जर्मनी कारण थी और सर्बिया और ऑस्ट्रिया में जो दुश्मनी हुई है, एक प्रकार से ऑस्ट्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद यहाँ पर एक और आता है मोरक्को का संकट, ठीक है। मोरक्को का संकट, मोरक्को अफ्रीका का राज्य है, ठीक है, या देश कह सकते हैं। अब यहाँ पर मोरक्को में मुस्लिम आबादी वाले लोग ज्यादा रहते थे। अब वहां पर मुस्लिम आबादी वाले लोगों ने क्या किया, मोरक्को में अपने सुल्तान का तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, निरंकुशता की वजह से वहां विद्रोह कर दिया एक तरह से। जब इस विद्रोह का देखा तो अभी इसमें फ्रांस, जर्मनी और भी कई देश जो है वो अपनी नजर गड़ाने मतलब नजर इस पर टिकाए बैठे थे कि अभी यहाँ विद्रोह चल रहा है, इसका फायदा उठाकर हम मोरक्को पे जो है कब्जा कर सकते हैं। जिसमें मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी तो नजरें पूरी तरह से उस पर रखे हुए थे कि कब मौका मिले और मोरक्को पे जो है वो अपना कब्जा कर ले, क्योंकि विद्रोह फैला हुआ था। उन्होंने सोचा स्थितियों का फायदा, परिस्थितियों का फायदा उठाया जाए, ठीक है। पर फ्रांस ने क्या किया कि जो दूसरे देश थे जैसे इटली, इंग्लैंड, रूस, जो इस पर नजर रखे हुए थे, सबके साथ में कुछ संधि कर ली पर्सनल, ठीक है, और एक प्रकार से हक ले लिया कि मैं इस पे कब्जा करूंगा। उनके साथ में अपनी वार्ता जो है गुप्त रूप से वार्ता करने लगा। जब जर्मनी को इस चीज का पता चला कि ये इन देशों से गुप्त रूप से वार्ता कर रहा है ताकि मोरक्को पे कब्जा कर सके, जर्मनी हो गया गुस्सा, ठीक है। तो जर्मनी ने 1905 में एक घोषणा की, उसने बोला कि मोरक्को जो है एक स्वतंत्र देश है और इसकी स्वतंत्रता को अगर कोई हानि पहुंचाना चाहेगा तो हम उसका पूरी तरह से सहयोग करेंगे, साथ देंगे, ठीक है। जर्मनी ने ये कदम उठाया, लेकिन फ्रांस ने फिर भी उसके कदम को इग्नोर किया और 1911 में मोरक्को की जो राजधानी थी उस पर जो है वो कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से जर्मनी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कि भी हमने तो मना किया। तो उस टाइम इनमें युद्ध छिड़ सकता था, लेकिन जर्मनी को कांगो के कुछ प्रदेश देकर इसको शांत कर दिया गया था। तो यहाँ से स्थिति थोड़ी सी शांत हुई थी, पर यहाँ भी पूरे ऐसे ही अवसर आ चुके थे कि इन दोनों में जो है युद्ध हो जाए, ठीक है। तो ये परिस्थिति इन लोगों में यहाँ बिगड़ी। उसके बाद एक और बहुत ही बड़ा मुख्य कारण था, वो था बल्कान का युद्ध, ठीक है। बल्कान का युद्ध, बल्कान जो था इसमें 4 देशों को मिलाकर ये बनाया गया था और यहाँ पर सर्ब सलाव के लोग जो थे यहाँ पर रहते थे। मतलब जितने भी जो सर्ब लोग थे उनको एक साथ एक छत के नीचे लेके आया गया था, उनको यहाँ इकट्ठा करके रखा गया था। और बल्कान पर मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें, तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य, उसका जो है वो नियंत्रण था। इसमें मुख्य रूप से 4 देश थे, मतलब 4 देशों को मिलाकर एक बल्कान नाम से एक जगह बनाई गई थी जहां पर सर्ब लोगों को मिलाकर, ठीक है। और तुर्की उस पर अपना नियंत्रण रखता था, ठीक है। जैसे उसमें कौन कौन सा था, एक तो उसमें सर्बिया था, सर्बिया,
यूनान, जिसे आज हम ग्रीस बोलते हैं, ठीक है, यूनान, बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया और मॉन्टेनिग्रो। ठीक है, ये चार देश जो थे इसमें मुख्य रूप से थे। ये युद्ध जो है वो 1912 में होता है। इसी को जो है वो, अगर आप देखोगे, इसको पूर्वी समस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी जो है साथ में याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी समस्या क्या है, तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या होता है कि तुर्की जो है, अभी ये देश जो है स्वतंत्र होना चाह रहे थे, तो मौका ढूंढ रहे थे, तो तुर्की पर ये 1912 में आक्रमण कर देते हैं और कहते हैं, इसका एक मतलब विकास होता है ना कि देना कि हमने क्यों किया, क्यों का जवाब दिया कि इसने मैसेडोनिया पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो मैसेडोनिया को इसके अत्याचारों से बचाने के लिए, तुर्की के अत्याचारों से बचाने के लिए हमने इस पर आक्रमण किया है। ठीक है, तो ये 1912 में युद्ध होता है और तुर्की पर ये आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण का उसके बाद ये जीत जाते हैं। तो 1913 में ये लंदन की संधि करते हैं मिलकर। ठीक है, 1913 में लंदन की संधि करते हैं। अब इस संधि में जो बुल्गारिया है वो इनसे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम बात करेंगे, इटली बड़ा गुस्सा हो जाता है कि जो उसको चाहिए था इस युद्ध के बाद वो उसको दिया नहीं गया। तो वही चीज यहाँ थी कि बुल्गारिया को जो चाहिए था वो उसको दिया नहीं गया इस युद्ध में। तो बुल्गारिया जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और इन बाकी ये जो तीनों देश बचे, सर्बिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो, इन पर ही आक्रमण कर देता है बुल्गारिया। पर आक्रमण का कोई फायदा नहीं था, वो इस युद्ध में हार जाता है। और उसके बाद इस युद्ध में हारने के बाद बुखारेस्ट की जो है वो संधि होती है 10 अगस्त को 1913। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये जो बल्कान का संकट चल रहा था, ये भी बहुत बड़ा एक आपस में एक यूरोपीय देशों में संबंध बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे तत्कालिक कारण क्या बनता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तत्कालिक कारण में सर्बिया और ऑस्ट्रिया था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का जो राजा है या जो सम्राट था उसका नाम था जोसेफ। ठीक है, जोसेफ। इसका उत्तराधिकारी यानी प्रिंस युवराज, उसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड। ठीक है, फ्रांसिस फर्डिनेंड ये उसका उत्तराधिकारी था। इसकी वाइफ थी सोफी चोटैक। ठीक है, सोफी चोटैक। तो अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के राजा का जो उत्तराधिकारी था फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ में ये 15वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए उन इलाकों में जाता है जो मैंने आपको बताया था, हर्जोगोविना और बोस्निया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वो इलाके थे जिनको 1908 में ऑस्ट्रिया ने अपने आप में मिला लिया था, ऑस्ट्रिया में मिला लिया था, बट इसको मना किया गया था। उस वजह से सर्बिया गुस्सा भी हुआ था। तो ये उन्हीं इलाकों में जाता है वहां पर अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया का ही भाग थे, तो उनके अकॉर्डिंग तो ऑस्ट्रिया के भाग थे, तो उन इलाकों में जाता है अपनी वाइफ के साथ में मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो सर्बिया के लोग इस बात से गुस्सा थे कि इन दोनों इलाकों को ऑस्ट्रिया ने क्यों मिलाया, वहां के हम कह सकते हैं वो जो राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी थे, वो इन दोनों को जो है वो 28 जून 1914 को दोनों को गोली मार देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ गए होंगे कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी था, होने वाला सम्राट था और उसकी वाइफ, दोनों को जो है वो मार दिया गया।
जब यहाँ से हालत को बहुत ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं और ऑस्ट्रिया को इस पर बहुत ज्यादा ही मतलब गुस्सा आता है कि उसका उत्तराधिकारी को गोली मार दी गई, ठीक है। तो वो सर्बिया के साथ में जो है उसको बोलता है बहुत ज्यादा कि उसके हमने 11 मांगे रखता है, ठीक है, कि इन 11 मांगों को जो है वो मान लो। लेकिन सर्बिया जो है वो मना कर देता है। सर्बिया क्यों मना करता है? क्योंकि पीछे से रूस जो है एक तरह से उसको उंगली लगा रहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मना कर दे कि तुझे ये 11 मांगे नहीं माननी, अगर कुछ होता है, युद्ध होता है, तो हम तेरे साथ हैं। इस वजह से क्या है कि सर्बिया ये 11 मांगे मानने से मना कर देता, और जैसे ही वो मना करता है ऑस्ट्रिया जो है उसके खिलाफ युद्ध जो है छेड़ देता है। और युद्ध की शुरुआत जो है वो 28 जुलाई को जो है हो जाती है 1914 को, ठीक है। यहाँ से जो है युद्ध जो है वो इन देशों में शुरू हो जाता है। अब इधर से सर्बिया था, अब सर्बिया, अब इधर से ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, तो रूस ने बोला था कि हम साथ देने आएंगे, तो इधर से रूस आ जाता है। फिर ऑस्ट्रिया के दोस्त भी उसके साथ ही आएंगे, जर्मनी उधर से उसके साथ में जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ में बाद में यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि धुरी राष्ट्र, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि इटली पहले धुरी राष्ट्रों में था, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली जो है वो बाद में अपना स्थान बदल लेता है, वो मित्र राष्ट्रों में आ जाता है। तो धुरी राष्ट्र जो है, धुरी राष्ट्रों में और नए देश जो है वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। धुरी राष्ट्रों में अभी ऑस्ट्रिया और जर्मनी तो रहते ही है यहाँ पर, लेकिन इटली जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, और इनके साथ में इनके कुछ और नए दोस्त आ जाते हैं। एक तो तुर्की आ जाता है, दूसरा जो है वो बुल्गारिया आ जाता है, ठीक है। बुल्गारिया ने तो आना ही था क्योंकि इस साइड सर्बिया था, और सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में आपको पता है युद्ध हुआ ही था जिसमें बुल्गारिया हार गया था। तो यहाँ सर्बिया, इटली, ठीक है, बाकी वो 3 देश तो थे ही, जैसे फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ये तो थे ही पहले से ही, पर इनमें नया थोड़ा सा बदलाव होता है, ये मित्र राष्ट्र हो जाते हैं और ये धुरी राष्ट्र। तो जब युद्ध होता है तो इन 4 देशों में और इस तरफ 24 देशों में जो है वो युद्ध होता है। वैसे तो एक प्रकार से कहें तो नाइंसाफी थी कि दूसरी तरफ सिर्फ 4 देश थे और मित्र राष्ट्रों की तरफ 24 देश थे, बट ये जो 4 देश थे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। जिसमें हम लोग बात करें ऑस्ट्रिया और जर्मनी की, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थे, ठीक है। तो अब जो है युद्ध ऐसे शुरू हो जाता है। शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया जब सर्बिया पर आक्रमण करता है, तो सर्बिया की हेल्प के लिए रूस आ जाता है, फिर इधर से ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए जर्मनी आ जाता है, फिर सारे इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। अब ये युद्ध कैसे चलता है आगे वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और फिर उस युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं, ठीक है, जिसमें हम आगे जो कुछ ट्रीटीज हुई थी 5 महत्वपूर्ण, उसकी बात भी हम इसमें साथ में कर लेंगे। तो आज का ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।